बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग संधि को पढ़ रहे थे और संधि को लेकर के आज जो है क्लास होगी आपकी जो है विसर्ग संधि की। और विसर्ग संधि में हम लोग देखेंगे जो है व्यंजन संधि के जो भी नियम थे, इम्पॉर्टेंट जो थे, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उन सारे नियमों को बता दिया गया है। अब आप लोग जो है संधि में अगला पढ़ेंगे आप लोग विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि पढ़ने से पहले उनकी कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। विसर्ग संधि से पहले आप लोगों ने दो संधि पढ़ा है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। हमें विश्वास है कि आप लोग पूरे नियम को जाने होंगे, समझे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा और परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होगा। और हाल ही में हम साहित्य को भी प्रारंभ करेंगे 0 लेवल से और पूरे साहित्य को याद कराने की गारंटी होगी। आप बहुत आसानी से हर एक रचनाओं को याद कर लेंगे, कवि का डेट ऑफ बर्थ, उनके वर्ण, विषय, सारी चीज़ों को उस पर काम चल रहा है, थ्योरी तैयार हो रही है सब। व्याकरण के साथ साथ वो भी चलेगा, फिर काव्य शास्त्र का भी क्लास चलेगा। तो 2-3 क्लासें डेली हुआ करेंगी इसमें। और जल्द में ही संस्कृत की भी क्लासें आपके सामने होंगी, बहुत ही आसानीपूर्वक आप उसको सीख पाएंगे। तो ऐसे से सारे कार्य चल रहे हैं ऑनलाइन के, और ऑफलाइन की सारी बैचें तो प्रारंभ हो चुकी हैं। यूपीपी की स्पेशल रूप से चल रही है पूरी तरह से, एसआई की है उसमें, और टेट सुपर टेट की तो, और टीजीटी पीजीटी को तो चल ही रही है। तो उसमें जो भी बच्चे इच्छुक हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। और आज संधि में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि को। तो विसर्ग संधि पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को बताएंगे, उनको ध्यानपूर्वक आप पहले सुनिए। देखिए मित्र, भूमिका जानना बहुत ज़रूरी है। तीसरी संधि आज पढ़ेंगे आप लोग, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। पहले तो आप यह जानेंगे, इसकी परिभाषा लिखते हुए समझाते हुए हम चलेंगे। परिभाषा, परिभाषा देखेंगे हम लोग मित्र। जब इसके पहले हमने बताया था कि किसी भी संधि की परिभाषा निकालनी है, आपको किसी भी संधि की परिभाषा निकालनी है, तो सबसे सरल नियम हमने क्या बताया था। जब प्रारंभ की फर्स्ट क्लास आप देखेंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे आप कि वास्तव में संधि की कोई परिभाषा याद करनी ही नहीं है। ध्यान देंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया स्वर, स्वर 2 बार हो गया मित्र, फिर व्यंजन, व्यंजन, स्वर, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, फिर तीसरा क्या है, विसर्ग, विसर्ग, स्वर, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, विसर्ग, विसर्ग। ये समझ पाए आप लिख दिए। अब सबको पता है स्वर, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, विसर्ग, विसर्ग, ये इतना बातें हो गई आपकी। अब आप क्या करेंगे मित्र, इधर आएंगे, प्लस का चिन्ह लगाइए, इतना कर पाएंगे आप। फिर इधर लिख देंगे स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। ये देखिए मित्र, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। एक तरफ आपने क्या लिखा, स्वर, स्वर, व्यंजन, व्यंजन, विसर्ग, विसर्ग। एक साइड आपने क्या लिखा, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन। 6 तरह से कर दीजिए आप, जितनी बार वो लिखा गया है मित्र। यहां पर आप यह देखेंगे कि एक परिभाषा यह बनेगी, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि। ये तो बताया गया था। व्यंजन संधियों का 3 स्थल था, इसके पहले खूब व्यंजन संधि पर हमने क्लास लिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये जो व्यंजन संधि है मित्र,
तो यह एक तो है स्वर प्लस व्यंजन के मेल से बनी, एक है व्यंजन प्लस स्वर के मेल से बनी, एक व्यंजन प्लस व्यंजन के मेल से बनी है। तो मित्र व्यंजन संधि के जो वो हैं स्थल हैं व्यंजन संधि के, तो व्यंजन संधि के 3 स्थल बताए गए, जैसा कि विदित है, आप देख रहे हैं। व्यंजन संधि के 3 स्थल बताए गए, वो आप देख पा रहे हैं, है ना। किन स्थलों पे व्यंजन संधि नहीं होगी, यदि एग्जामिनर ऐसा प्रश्न पूछता है तो आप बताएं। विकल्प से स्वर व्यंजन में होगी, इधर स्वर रहेगा इधर व्यंजन, और इधर व्यंजन रहेगा इधर स्वर, इधर व्यंजन इधर व्यंजन। ये 3 स्थल हैं मित्र, समझ पाए। अब इसमें है कि विसर्ग संधि आज आपको पढ़नी है, तो विसर्ग संधियों में कुल कितने स्थल होंगे। तो विसर्ग संधियों के लिए सब 2 स्थल हैं, एक तो स्थल है स्वर और एक स्थल क्या है, एक स्थल है विसर्ग प्लस स्वर का, एक है विसर्ग प्लस व्यंजन का। मित्र इन 2 स्थलों पर होगी विसर्ग संधि, इन 2 स्थलों पे विसर्ग संधि होगी, और इन 3 स्थलों पर व्यंजन संधि होगी, और एक स्थल पर यह स्वर संधि होगी। आप पूरी तरह से जान चुके होंगे। परिभाषा बना लीजिए। जब विसर्ग और स्वर के मेल से या विसर्ग और व्यंजन के मेल से जब विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर विसर्ग स्वर संधि होती है। देखिए इधर क्या लिखे, स्वर स्वर व्यंजन व्यंजन विसर्ग विसर्ग, काम खत्म। इधर स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन, मिला दी। स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि, और स्वर से व्यंजन के मेल को, व्यंजन से स्वर के मेल को, व्यंजन से व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि। व्यंजन संधियां 3 स्थल पर होती हैं, और यह विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग प्लस व्यंजन, यानी कि विसर्ग संधियां कितने स्थल पर होती हैं, 2 स्थल पर। मित्र ये स्थल कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया ना। इस स्थल को ज्ञात करने के लिए आप जो है देखेंगे, उसमें जो है आप उसमें देखेंगे कि सर इधर तो व्यंजन होगा, इधर तो विसर्ग होगा, इधर से प्रारंभ होने वाला स्वर होगा, और इधर सर विसर्ग होगा, इधर होगा व्यंजन। मित्र लगे हाथ एक यह देख लेंगे, ये जो विसर्ग का चिन्ह है, ये चिन्ह आप जो देख रहे हैं, विसर्ग का जो चिन्ह है, ये सदैव स्वर के बाद लगेंगे। जो 2 अयोगवाह आपने वर्णमाला में ध्यान से पढ़ा होगा, अंग और अह, किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह नाम दिया है। मित्र ये आप जानते हैं। अयोगवाह की संख्या कितनी बताई गई है, 2। तो ये जो 2 अयोगवाह हैं आपके, उसमें विसर्ग को हमने लिया है। तो विसर्ग संधि जो है और विसर्ग का जो प्रयोग है वह सदैव स्वर के बाद होगा। ये मित्र हमेशा आप माइंड में रखें। लेकिन वही अनुस्वार जो है उसका स्वर के ऊपर होता है। तो अनुस्वार से यहाँ पर मतलब आपको नहीं, आपको विसर्ग से मतलब है। विसर्ग का मैंने एक शब्द लिख दिया नमः। मित्र ए न है, अ है, म है, अ है, तब विसर्ग है। म में अ है कि नहीं मित्र? जब मैं संधि विच्छेद करूंगा तो इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे कि सर विसर्ग तो लगा है लेकिन उसके पहले कोई न कोई स्वर होगा। 11 स्वर में से कोई न कोई स्वर आएंगे। व्यंजन के बाद कदापि नहीं लगेगा। जैसे आप तो पे हलन दे करके फिर विसर्ग लगा दिए, ऐसा कभी शब्द है ही नहीं शब्दकोश में। अगर विसर्ग लगा है तो उसके पहले मित्र स्वर होगा ही होगा, चाहे वह मात्रा के रूप में हो चाहे स्वर के रूप में हो। हम समझते कि आप समझते हैं। अब जब संधि विच्छेद इसका चलेगा, प्रथम पद के अंत में विसर्ग आएगा, लेकिन विसर्ग के पहले मित्र कोई न कोई स्वर होगा। यह सिद्ध होता है कि विसर्ग सदैव स्वर के बाद लगते हैं। मित्र समझ पाए थे ना? स्वर विसर्ग संधियां कितने स्थलों पर होती हैं? तो विसर्ग संधियां 3 स्थलों पर होती। सॉरी सर, विसर्ग संधियां 2 स्थलों पर होती। बार बार व्यंजन संधि का ख्याल आ रहा था। 2 स्थलों पर होती हैं। मित्र एक स्थल क्या होगा?
इधर तो विसर्ग फिक्स है, इधर शुरू होने वाला पद जो होगा स्वर से होगा, इधर विसर्ग फिक्स है लेकिन इधर शुरू होने वाला व्यंजन से भी हो सकता है। तो मित्र परिभाषा क्या बनेगी? विसर्ग और स्वर तथा विसर्ग और व्यंजन के योग से मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं मित्र? विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ बात समझ में आई? बहुत सारे बच्चे कुछ कह रहे थे कमेंट में कि साहित्य की क्लास चलेगी, साहित्य की क्लास चलेगी। कई लोगों ने फ़ोन किया। रचना तो याद कराना 1 सेकेंड का काम है, उसमें कुछ नहीं है। अब एक एक कवि की 20 22 28 25 है, टोटल याद हो जाएगी। अब उसकी तैयारियां चल रही हैं मित्र। जल्द ही मैं यूट्यूब पे आऊँगा साहित्य को लेकर के, तो सारे यूट्यूब वालों को आप भूल जाएंगे। एक बार समय दें, आप इसको देखें। तो उसके पहले बहुत उस पर संघर्ष करना पड़ रहा है, उस सारी चीज़ों को बनाना पड़ता है, याद करने की क्राइटेरिया बनानी पड़ती है मित्र। अभी इसके बारे में पूरा बता देंगे तो हम आपको याद, कुछ ऐसी रचनाएं दे देंगे, तुरंत ही याद करवा के भेज देंगे, तुरंत आपको याद हो जाएगा। तो मित्र आएगा समय, उसके लिए आप ज़्यादा परेशान न हों, व्याकरण का आनंद लें। तो मित्र समझ गए। अब हम चलते हैं, चलिए परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे विसर्ग, विसर्ग प्लस स्वर और विसर्ग प्लस व्यंजन, विसर्ग प्लस व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है, के योग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि वही तो मित्र मैंने लिखा है, वो तो आप भी समझ सकते हैं कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग फिक्स होगा, लेकिन विसर्ग के पहले कोई न कोई स्वर जरूर होगा, उसी को देखना है मित्र। मैंने पहले बता दिया है कि अयोगवाह जो 2 होते हैं, एक तो अंग है जो सदैव स्वर के ऊपर प्रयोग होगा, और एक अह है जो स्वर के बाद प्रयोग होगा। अभी मैं संधि विच्छेद करते समय बार बार यह बात बताऊंगा, तो उसको आपको ध्यान रखना है। विसर्ग संधियां 2 स्थलों पर होती हैं, एक विसर्ग प्लस स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, और एक विसर्ग प्लस व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होगा। इन्हीं विकारों को ही मित्र विसर्ग संधि कहते हैं। तो मैं प्रश्न बनाऊं कि किस स्तर पर विसर्ग संधि नहीं होगी, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। मित्र आगे चलेंगे। अब आप यह देखेंगे विसर्ग संधि पढ़ने से पहले एक बार फिर ताज़ा हम करते हैं। यहाँ पर लिख दिया आपने, जैसे हम बता देते हैं। आपने लिख दिया मन प्लस कामना। मित्र ये न में अ है, फिर विसर्ग है, इधर क है, तो विसर्ग प्लस व्यंजन का मेल है, तो विसर्ग का वो बन जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे बनेगा, मनोकामना हो जाएगा। अब ध्यान देंगे मित्र, इस शब्द के लिए जरा आप सोचेंगे। अगर यहां पर क है, इस ओ का आना विकार हो जाएगा, अर्थात यह शब्द शुद्ध में होगा मनः कामना। ये आपका शब्द है ही नहीं मित्र। आप देखिए,
बच्चे इसी भ्रम में फंस जाते हैं। आपने लिख दिया तपः +1, इसलिए मैंने उसको बता दिया मनोकामना। मनोकामना आप लोग बोलेंगे ये शब्द है ही नहीं, लेकिन मन प्लस कामना जोड़ेंगे तो प्लस हट जाएगा, दोनों एक समान हो जाएंगे। कि जब विसर्ग के बाद कप फट आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, आगे नियम आएगा मित्र, इसलिए मैंने दूसरा नियम लिया है। तो मन कामना ही शुद्ध शब्द होता है, इसमें मनोकामना का कोई रोल नहीं है। तपःवन, यहां देखेंगे मित्र विसर्ग है और इधर वह है यानी व्यंजन है, तो विकार जो उत्पन्न होगा ये बन जाएगा तपोवन। अभी मित्र आप समझ नहीं पाएंगे, खाली मैं ये बता रहा हूं कि मेल है कि नहीं, इधर विसर्ग इधर व्यंजन है। लेकिन अगर हम यह कह देते हैं मित्र निह प्लस आदर, निह प्लस आदर, मित्र इधर विसर्ग है और इधर शुरू होने वाला शब्द आस्वर है, परिवर्तन अगर होता है तो निरादर, निरादर हो जाएगा, निह प्लस आदर। खाली मित्र इतना यहाँ आप समझने का प्रयास करें, क्या ये परिभाषा सिद्ध होती है जब विसर्ग के बाद व्यंजन आए और जब मित्र विसर्ग के बाद स्वर आए, परिवर्तन होंगे तो वही विसर्ग स्वर से निकालाएंगे। यहाँ अगर इतना समझ पा रहे हैं तो बहुत है। अभी नियम जब हम बताएंगे तो आप सब समझेंगे, इसीलिए भूमिका का पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। मित्र आगे चलेंगे हम लोग। इनको पढ़ने से पहले आप यह जान जाएंगे कि अघोष सघोष व्यंजनों को जब मैं लिखूंगा तो वह बातें आपको याद होनी चाहिए, या उससे भी सरल तरीका है तो हम आपको बता देते हैं। विसर्ग संधि पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक सूत्र याद कर लीजिए आप। सूत्र क्या है? ईचु यसा नाम ताल, ईचु यसा नाम ताल। देखेंगे मित्र, ई च छ ज झ य और श, यहाँ लिखा गया मित्र ई चू माने च छ ज झ य और स। यह बोले जाते हैं मित्र ताल से। पहले पूरा तराई कर लेने दीजिए मित्र, परेशान न हो। फिर उसके बाद है रीटूर रशा नाम मूर्धा, रीटूर शाह नाम मूर्धा, री ट ठ ड ढ ड़ र स, ये भी आपने देख लिया। और एक सूत्र है मित्र ऋतु लशा नाम दंत, ऋतु लशा नाम दंत, तो री त थ द ध न ल और स। मित्र अब मजा आएगा। इस विसर्ग संधि में, इस विसर्ग संधि में, वैसे जो विसर्ग संधि है मित्र जरा देखेंगे कितनी विडंबना की बात है। विसर्ग ये है। अब ध्यान देंगे मित्र, इसमें विसर्ग का कमाल है, विसर्ग के ऊपर सारा कार्य करना है। यह सूत्र हमने इसलिए लिखा, जरा मित्र देखेंगे इस ध्यान को ध्यान से, कि ए जो स है, ए जो स है, ए जो स है, तीनों सकारों पर जरा ध्यान दें। इन तीनों सकारों पर ध्यान दें। अच्छा, अब मित्र यह देखना है
इन तीनों सकारों पर ध्यान देने के बाद इनके पहले सब आए हुए बिरादरियों पर ध्यान दें कि जिस वर्ग में स बोला जाता है उस वर्ग में जिस उच्चारण स्थान से स बोला जाता है उस उच्चारण स्थान में और कौन आते हैं। तो य झ ज छ च ई या ई च छ ज य और स, यानी मैं सकारों को केवल बताया आपको, सकारों पर ध्यान दीजिए। और एक बात याद रखना कि इस सकार के साथ और कौन बोले जाते हैं, तो सूत्र याद कर ले, ईचू यसा नाम ताल। मैंने क्यों अकु विसर्जनीय नाम कंठ क्यों नहीं लिया, इसलिए अकु विसर्जनीय नाम कंठ नहीं लिया गया क्योंकि उसमें कोई स नहीं है और स का ही कमाल है, स का ही कमाल है विसर्ग में। तो इसलिए मैंने जहां से स शुरू हुआ है और उसी को मैंने चुना है। तो एक स जो तालव्य स है मित्र, वह ईचू यसा नाम तालु में आता है। तो ई च छ ज झ या नोइया या च छ ज झ या और स, तो तालव्य स हो गया। और दूसरा सूत्र आपने लिखा रीटू रसा नाम मूर्धा, तो री ट ठ ड ढ ड़ र और स जिसको मूर्धन्य स आप कहते हैं। ऋतुर सा नाम मूर्धा और फिर है ऋतु लसा नाम दंत, तो दंत स छोटे वाले स को आप कहते हैं। इतना तो मित्र पता ही है। अब हम चलते हैं, इस स को देखने के बाद देखेंगे इनकी बिरादरी में कौन है, ये देखेंगे इनके साथ और कौन बोले जाते हैं या मूर्धा से कौन कौन बोले जाते हैं। तो मूर्धा से र ड ढ ठ ट री और ऋतु लसा नाम दंत, इस दंती स को देखेंगे मित्र। इस दंती स से दंती स के साथ बिरादरी में आने वाले कौन कौन है, त थ द ध न ल स। इतना तो मित्र आपको याद ही रखना है। अभी हम बताएंगे कितने तरीके से आप खेलेंगे इसे। अगर ये याद हो चुका है तो आगे चले हम। ईचू यसा नाम तालु ऋतुर सा नाम मूर्धा ऋतु लसा नाम दंत। ये तो याद हो गया होगा आपको, बिरादरी याद कर लिया। तालव्य स में के अवत हो, मूर्धन्य स में के अवत हो, दंत स में के अवत हो। हम वहां दिखाई जब से ये चीज याद होनी चाहिए। अच्छा चलते हैं हम लोग। अब मित्र अगला प्रोग्राम इसके पीछे क्या होगा, एकदम एक एक स्टेप समझिए। यदि मैं मित्र बीच में यह बोल दूं तो इसकी भी तराई पूरा कर लीजिए आप। भुलाने में जिसको जमाने लगे हैं वही बेवफा याद आने लगे हैं। ये वर्णमाला है, ये पीछा ना छोड़ी तो हम ना छोड़ जाई चलें। कौन सा अलंकार होगा, भुलाने में जिसको जमाने लगे हैं वही बेवफा याद आने लगे हैं। भुलाना और याद आना, मित्र जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब को करके 1000 पहुंचाना है ताकि कमेंट से पढ़ाने का आनंद ही और रहेगा। तो बताते आप, इसमें विरोधाभास अलंकार होगा जहां पर विलोम आ जाए, भुलाना और याद आना। हाँ हो गया मित्र। क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ र त थ द ध न प फ ब भ म। इतना तो मित्र आप जानते थे। अब इसकी क्राइटेरिया को जो है
2 भागों में बांट दिया हथेलिया को, और इसमें लिख देना है मित्र अघोष, इसमें लिख देना है सघोष। सघोष को ही मित्र घोष कहते हैं, अघोष। ये हो गया। अघोष स्वर तंत्रियों का झंकरित न होना, सघोष स्वर तंत्रियों का झंकरित होना, ये भी मित्र आप जानते हैं। वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन अघोष, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन सघोष, और इसी को घोष भी कहते हैं। अब इसमें आ जाएगा अघोष तीनों सकार, स मित्र। इसीलिए मैंने बताया इचु यसा नाम तालु रिटु सा नाम मुर्दा लितु लसा नाम दंत, तीनों की एक जगह कह डाले। ये तीनों तो अघोष हैं। कहना यहाँ के मत घुसावा, कहना अब कहना और जब बचना है कहना अब स घोष सबके घुसा दो में, तो याद करे बदे सबके घुसा दो। हिम्मत कहा कि सघोष मतलब सर जी कहे सबको घुसा दे, ऐसा नहीं। सघोष मतलब स्वतंत्रियों का जानकारी तो होना, अघोष का मतलब स्वतंत्र झंकरित न होना। ये तो याद गया, अघोष मैं क्यों मत घुसा, मत सबके घुसा था। आपके बचन यार हाँ, ये सब क्या हो गए मित्र आपके सघोष। अच्छा लगे आप देख लेंगे सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर मित्र क्या होते हैं, सघोष होते हैं। यह भी बात आप जानते हैं। अब देखेंगे यहां पर जो अघोष वर्ण है तो 5 यह 10 10 3 13। अघोष वर्ण तो कितने हो गए मित्र, 13 हो गए। अघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई। अब सघोष वर्णों की संख्या देखेंगे 5 5 10 5 3 15 5 4 20, ये 11, यह तो 20 11 31। इतना समझ पाए मित्र, इसी पर चलेगा। अघोष 13, सघोष 31 वर्ण। सघोष में कौन है, तीसरा चौथा पांचवा और सभी स्वर है। जब मैं सघोष लिखूंगा मित्र तो आप खट लगाएगा तीसरा चौथा पांचवा और कुल स्वर सघोष होगी ना। अघोष 13 है हुवन, पहला दूसरा और तीनों स, पहला दूसरा वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों स, तो तीनों स के ऊपर नाचे क्या। अच्छा मित्र हम समझते कितना आप समझ पाए होंगे, ये माइंड में रखना है। और मित्र तराई के लिए क्या होगा, स स स र उ। अगर तीनों स को एक बार कर दो स र उ नो, यही कमाल हो। स र उ स र उ अस र उ, यानी विसर्ग संधि सरऊ से पढ़ेगी। सरऊ विसर्ग संधि कैसे पढ़ेगी, सरऊ। यानी मित्र इचु यसा नाम ताल ऋतु सा नाम मूर्धा ऋतु लसा नाम दंत रह, और उसके बाद मित्र क्या है, ओ है। इसी के बारे में आपको जानना है। देखिए कितना आसानी से अभी मैं बताता हूं, इसको आप समझिए। विसर्ग संधि की बात है कि खाली कहता मैं सरऊ पढ़ेगी, तीनों सकार र और उ, यही का कमाल हो मित्र। ध्यान देंगे, देखिए कैसे हम नचाते हैं आपको। यहां पर हमने लिख दिया निश्चल। मित्र जरा देखेंगे इसमें कोई स है इसमें इचु यसा नाम तालु का स आया है, इचु यसा नाम तालु का यस आया है। उसके बाद वाले को जरा देखिए,
बिरादरी है क्या? ईचू च छ ज झ ञ, दुनिया का कौनो औकात ना कि जब वो तालब्य स हुवन ओकरे बाद उनकर बिरादरी के कौनो वर्ण न हो रही। मित्र ध्यान दें, अगर यहां पर ए है यानी विसर्ग तालब्य स है, इस तालब्य स के बाद जरा चेक करेंगे क्या उसी वर्ग का कोई वर्ण आया है? सर आया है ईचू। हे मित्र लिख देते हैं, जरा देखेंगे। ई च छ ज झ य और स, एन के तो पकड़ी लहला स के, एन के बदवा देखा कि का करे वर्ग का वर्ण आयल हो, तो दुनिया का कौनो ऐसा शक्ति ना है कि अगर ये आयल हो तो उनके बगल में करे वर्ग का न हो, सगे पटीदार रही हैं साथे वहां हवन। यह नहीं के मित्र विसर्ग बनाए दा, ये कंडीशन में बना देला, ये करे पहले नी लिख दा, ये प्लस लगावा, हे जौन विसर्गवा आयल न के बाद आयल कि ई के बाद आयल हो, बोल के देखा नी तो न पहले है ई बाद में है, तो ये छोटी कई अपवाद हो कि कुल मात्राएं तो बाद में लगती है पहले लगती है, लेकिन औकात इनका नपाले बाद में बोले में देखा नी तो न के बाद में ये बात पहले नवे बोलत हुआ ना कि ई न बोलत हुआ, ई न बोलत हुआ के नी न बोले तब ई बोलत हुआ। मित्र ये तो सिद्ध हो गया कि स्वर के बाद विसर्ग आया है। अब उसके बाद वाली पार्टी चलते हैं, बचा क्या? छल, निह प्लस छल। अगर दे दिया निह प्लस छल का संधि होगी तो मित्र नी उतार लिया, देखिया कि हे छ हो, छ के बिरादरी वाला स कवन हो, छ के बिरादरी वाला स, तो इतना मित्र याद करे कि ईचू ऐसा नाम था, कहने एक बिरादरी वाला स यह है, तो कहने स लिख दली। अब बचल का इधर लिख दे छल, निह प्लस छल। अच्छा, अगर आपको लिख दिया गया एक शब्द है चिकित्सक, मनचिकित्सक, नो मनोचिकित्सक, मनचिकित्सक। मित्र दिखाई दे रहा होगा कौन सा स है? ईचू ऐसा नाम तालु वाला, यह नहीं के अंडरलाइन कहला, इन करे बगल में जा बिरादरी वाली बात यह, बिरादरी बात यह देख ला कि मन चिकित्सक। अब मित्र देखना है कि आया तो है चा, तो ये नहीं कहे बनाए द विसर्ग, ये सक काहे से विसर्ग में सरऊ पढ़ेगी, स स स र उ, पहले ताला भी स देख रहे हैं आप। हे मन, ये बताओ ना में आया है कि नहीं? विसर्ग आ गया प्लस, अब ये तो विसर्ग में गया चिकित्सक, चिकित्सक। ये देखिए मन है प्लस चिकित्सक, तराई पर विशेष ध्यान दें, नहीं फिर जोड़ाई हुई तो पपड़ी छोड़ गया, ये हो गया। फिर मित्र देखेंगे हम लोग, एक शब्द हम लेते हैं निष्ठुर।
मित्र देखिएगा कौन सा स है, मूर्धन्य स। मूर्धन्य स के बाद जरा चेक करेंगे ठ है, तो रिटुर सा नाम मूर्धा, री ट ठ ड ढ ढ़, र और स, ये। तो इसके बाद ठ आया हुआ है, तो ठ आया हुआ है, तुरंत इसका मित्र विसर्ग बनाइए, नि प्लस ठुर, निह प्लस ठुर, ये हो गया। अच्छा, मित्र अगर इसके साथ इसके बिरादरी का नहीं आता है तब के नियम हम बताएंगे। पहले आप एक चीज कामन रूप से समझिए, ऐसी भी कंडीशन आएगी नहीं आएगी, धैर्य रखें, इंतजार करें। फिर आ जाता है जैसे आपका नमस्ते, मित्र देखेंगे नमस्ते जो लिखा गया है, इसमें नमस्ते में कौन सा सा आया है, दंत स। दंत स के बगल में जरा चेक करेंगे क्या इनकी बिरादरी का आया है, ऋतु त थ द ध न ल और स तो आया है, इनकी बिरादरी का त है, तुरंत इसका विसर्ग बनाइए, हो जाएगा नमः प्लस ते, नमः प्लस ते। इसमें और सारे नियम आएंगे आपके, पहले तो आप कॉमन रूप से जो चलने वाला उसको जान लीजिए, अभी कुछ और वर्ड ऐड किए जाएंगे। पहले तो आप ये जानिए तीनों सकार जो है विसर्ग में बदल जाएंगे, उनके बगल में यदि उनकी बिरादरी का वर्ण है रहबे करेगा, चेक कर लेंगे तो काम चल जाएगा आपका। तीनों स हो गया, अब र हो गया, स र उ, तो र हो गया। र का दो रूप आएगा, एक तो रेफ र, जैसे दुर्बल। आप यह मित्र देखेंगे कि रेफ र है, इनकी औकात अगर नापेंगे तो शायद इनका चेहरा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा, दुर्बल। अब यहां मित्र हो जाएगा दु, इसी र का बना दीजिए विसर्ग, अब प्लस का आ गया पर, दुर्बल। ऊ के बाद विसर्ग है और इधर व्यंजन है, तो परिभाषा तो है वो। एक तो र इस रूप में आ गया, और एक बार र ऐसे आएगा, निराकार। ये देखें र है, इस र का तो विसर्ग बना दीजिए, तो आ बच गया तो लिख दीजिए आकार, और इधर क्या हो गया नी, नी प्लस आकार, तो स्वर के बाद विसर्ग है। सब चला जाए, ध्यान दें, यहाँ विसर्ग बना दिए प्लस, अब क्या बचा आकार, यहाँ क्या हो जाएगा नी, नी प्लस आकार। र का दो रूप है, विसर्ग का र में बदलना, एक रेफ र के रूप में दिखाई देंगे और एक ये र के रूप र के रूप में दिखाई देंगे। तो ये बताइए कि ये र है और ये आ है, तो विसर्ग के बाद स्वर भी आया है, तो परिभाषा पूरी हो गई। र का विसर्ग बदलना मैंने बता दिया, तीनों सकार का विसर्ग बदलना बता दिया। एक नियम और है, ओ का विसर्ग में स र उ, ऊ का विसर्ग कैसे होगा, मनोज। मित्र जरा चेक करें यहां पर ऊ कहां है, देखिए ये जो विसर्ग है
संधि है, ओ की मात्रा है। आप जरा देखेंगे ये जो ओ है अ प्लस उ से बना है कि नहीं। जरा आप जाएंगे गुण संधि में, मित्र ओ किसके मेल से बना है, अ प्लस उ के मेल से। यह अगर मात्रा है मित्र, ऐसे ही लिख सका है अ प्लस उ। इतना तो आप जानते हैं। अब ये जो मनोज लिखा गया है, मनोज जो लिखा गया है, अब आप कहोगे सर जी क्यों गुण संधि नहीं होगी वो जब लिखा गया है, काहे विसर्ग संधि होगी, कैसे हम पहचानेंगे। देखिए मित्र, अब ये जो ओ है, ओ की जो पार्टी है मित्र, जरा उसको चेक करेंगे, मन प्लस उज। अगर आप विसर्ग में जाते हैं तो मन तो ठीक है, लेकिन उज क्या है। तो जो स्वर संधियां होती हैं अपने दोनों पदों का पूर्ण अर्थ देती हैं। अब यह उ प्रयोग में नहीं आ रहा है, ये तय है मित्र कि इसमें कभी भी गुण स्वर संधि नहीं हो सकती। एक नियम दिया पहचाने। दूसरी बात इसकी यह जाने मित्र कि ओ कैसे हुआ, मन प्लस ज। ओ का विसर्ग हो गया, जबकि यहां उ लिखे हैं आप। ए बताएंगे न में अ है, विसर्ग का उ हो जाता है मित्र। अरे विसर्ग तीन में बदलेगा, तीनों सकार में, र में और उ में, तो विसर्ग का उ हो गया। आप यह देखें कि ये अ प्लस उ मिल करके का बनी, ओ। तो यहां नो ज, मन प्लस ज। नहीं समझ पाए मित्र। सरोज, सरोज, और आसान कर दे। इस ओ के बाद जो आने वाला शब्द है, आने वाला जो शब्द है वह सघोष होगा। च छ ज है, तीसरे नंबर पर है। लेकिन मित्र कभी कभी 1% इसमें अपवाद आ जाते हैं। वैसे तो आप जल्दी फंसेंगे नहीं। ओ के बाद सघोष आएगा ज, तो ओ को तुरंत विसर्ग में बदल दीजिए, मैटर आपका सही हो जाएगा। जैसे एक मैं लिखता हूं महोत्सव, ये जो ओ है, ओ के बाद में त आया है मित्र। त क्या है, अघोष है, वर का पहला दूसरा घोष है। तो एक मतलब ये हो जाए कि महा प्लस उत्सव, यहां तो गुण संधि हो जाएगी। लेकिन वो सरोज है तो करेंगे सर प्लस उज हो जाएगा, मैटर सब गड़बड़ हो जाएगा। कहने कहे वो ना करत हुआ, वो ये बदे ना हो तो करे बगलिया में ज और ज सघोष, और ये करे बगलिया में काहे ऊ हो जाता इधर, काहे करे बगलिया में अघोष हो। लेकिन मित्र तू फंस जावे अम्मा, ये माई फंस, जिसे तब एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, सूर्योदय हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। अब यहां ओ के बगलिया में द त थ द, तो त थ द, त थ द, तो वहां तो सघोष आ गया। तो कहे सूर्य प्लस द कहे ना लिखला। तो मित्र यहां पर आप फंस सकते हैं, लेकिन काफी जगह आप उबर सकते हैं। फास्ट बताना तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप नियम पर चलेंगे तो कभी कोई आपको फंसा नहीं पाएगा। अब आपको मित्र यह देखना है, ये जो ओ है, ओ का क्राइटेरिया जरा देखेंगे। ये जो सरोज लिखा हमने, सरोज, इस ओ में आप यह देखेंगे
कि ए ओ जो है यह बना है अ प्लस उ से, इतना तो मित्र प्लस ज ओ को निकाल लिया गया, अ इसमें मिला देंगे तो ये हो जाएगा सर, हो गया। ऊ का हो जाएगा विसर्ग, वहां मैंने बताया ना ऊ का विसर्ग, ऊ का विसर्ग। अब यहां सरह प्लस संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ज। अगर दे दे सरह प्लस ज का संधि करिए, ये स है और र है। अब यहां देखेंगे विसर्ग है तो विसर्ग का तो ऊ है और र में अ मिला हुआ है, तो अ प्लस ऊ दोनों जब मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, ऊ का ना अ और ऊ मिलकर के ओ बनाएंगे, तो स रो ये सब हट गए, बचा क्या जब मिल जाएगा सरोज। मित्र विसर्ग संधि सरऊ पर चलेगी, तीनों स र और ऊ, तीनों सकार जो होंगे जहां लगे होंगे उनके बगल में देख लिया कौन कर बिरादरी होई। बिरादरी का तो मैंने बता भी दिया है, ईचू ऐसा नाम तालु, रिटू सा नाम मुर्दा, लितुल ऐसा नाम दंत है। एक तो नियम इसके लिए एक यह है, और कहीं कहीं अभी आएंगे निष्कपट निष्फल, तो आप घबराइए नहीं, पहले जो कॉमन चीज़ है उसको जानिए तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपको पकड़ने में आसान हो जाएगा। तो अब मूर्धन्य सा तो कई बगल में कभी बिरादरी देखा होई, चैसे जइया, दंत सा तो देख लिया तो न वाला होई, और तालब सा तो चैसे जइया वाला क्यों होई। मित्र स वाला तो काम हो गया, अभी उसमें और सारे नियम मैं बताऊंगा। र का दो काम आपने देखा, एक तो रेफ र में आएगा और एक पूर्ण र में आएगा नीचे से, तो आप उसको देखना है आपको, जैसे निराधार, निराकार, निरपराध, ये हो गया निरपराध। फिर उसके बाद एक शब्द आपका आएगा ऊ का विसर्ग में बदलना, तीनों सकार विसर्ग बदलना, र सका विसर्ग बदलना, अब ऊ विसर्ग में बदलना। जब ऊ विसर्ग को ऊ में बदल रहे तो ऊ को विसर्ग में बदल रहे तो उसके बगलिया में अ आ जा रहा था। ऊ जो अ और ऊ दोनों स्वर हैं तो मिलेंगे तो एक तीसरे स्वर का निर्माण करेंगे, अ और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ। यही मित्र देखना है, जैसे फिर समझाने का प्रयास करेंगे हम, कैसे नहीं आएगा। एक शब्द लिखा गया यशोदा, मित्र ओ के बाद यही तो चेक कैला द हो, तो 99% रिक्स ले लिया, द हो, त थ द सघोष है, 100% हो जी तो हर विसर्ग से। तो पहले तो ऐसे ही मार दिया, यश प्लस दा, यश को देने वाले, लेकिन ऊ कहां गया, कहदा विसर्ग का तो ऊ हो गया और स में अ ह की नाय। अरे भाई स्वर के बाद में विसर्ग वाला ने जब जोड़बार देने के रिएक्शनवा यह होई, एकर अ है विसर्गवा को ऊ जौन बनत ह, ये दोनों मिलकर के ओ में बल दिए, तो यही बदे का हो गया नी यशो दा। मित्र इतना आप ध्यान पूर्वक देखेंगे क्लास को, इत्मीनान से उसको समझिए हम क्या कहना चाहते हैं, सारी चीज़ों को याद रखिए, फिर अगले क्लास में इसके नियम लिखवा करके, जो अन्य इसके साथ और प्लस नियम होंगे उनको लिखवा करके उदाहरण सहित समझाया जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, यह तराई का कार्य पूरा हुआ, पूरी तरह से इसको आप देखेंगे, नोट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी। और मित्र मैं कहा था कि जाते जाते एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, रचनाओं